सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियाँ अलग-अलग होती हैं। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, कई शादीशुदा होते हैं, कई कुंवारे होते हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है। हर व्यक्ति हारा हुआ है, पिटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वह घुटने टेक चुका है। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है, जो उसकी ज़िंदगी का वाटरलू साबित हुई। माननीय अनुभव की ये दास्तानें, मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर भाग गई से लेकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी से लेकर मैंने 2-1 काम ऐसे किए जिससे मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और मैं यहाँ चला आया। जब हम स्किड रो यानी असफलता के दलदल से ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेज औसत व्यक्ति के इलाके में पहुँचते हैं तो हम जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। परंतु हम एक बार फिर यह देखते हैं कि मिस्टर औसत व्यक्ति भी अपनी औसत परिस्थितियों के लिए मूलतः वही कारण बताते हैं जो मिस्टर असफल ने बताए थे। अंदर से मिस्टर औसत व्यक्ति हारा हुआ महसूस करते हैं। जिन परिस्थितियों से वे चोट खाए हुए हैं, उनके घाव अब भी नहीं भरे हैं। अब वे अति सावधान हो गए हैं। अब वे रुक रुक कर चलते हैं, सीना तान कर नहीं चलते। विजयी सेनापति की तरह सिर उठाकर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए असंतुष्ट सिपाही की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। वे हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु वे अपनी औसत जिंदगी की सज़ा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते हैं। इस व्यक्ति ने भी हार के सामने समर्पण कर दिया है, परंतु इसने यह समर्पण तार्किक रूप से, अच्छे ढंग से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से किया है। अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए लोग मौजूद हैं। कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हो या फिर प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं कि ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतिहर घरों और झोपड़ियों से यानी हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिनकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल में समानता हो सकती है। उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज़ जो आपके दिमाग में आए, इन सभी बातों में इन लोगों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इनमें एक बड़ा फ़र्क होता है। उन लोगों का हार के बारे में नज़रिया अलग अलग होता है। जब मिस्टर असफल गिर जाते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते। वे वहीं पड़े रहते हैं, कराते हुए, अपनी चोट को सहलाते हुए। मिस्टर औसत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं, और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा ना गिरें। परंतु मिस्टर सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने की बात भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पॉश इलाके में आ गए हैं। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहली नज़र में यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक यह कह सकता है, इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली या अमीर या खुशकिस्मत व्यक्ति ने भी नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ शब्दों के प्रयोग में मुझे संकोच होता है, क्योंकि सिर्फ का मतलब आपको बहुत थोड़ा लग सकता है। एक लगनशील व्यक्ति ने बनाया, जिसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह हार गया है। इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे इस व्यक्ति की कहानी है, जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस के शुरुआती 6 महीने में ही उसने अपनी 10 लाख की बचत गंवा दी। वह कई महीने तक अपने ऑफिस में ही रहा, क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए
देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे। जितनी बार उसके संभावित ग्राहकों ने इसे हाँ कहा, उससे 100 गुना ज़्यादा लोगों ने ना कहा। सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान एक बार भी उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। वह कहता था, डेव, मैं सीख रहा हूँ। इस बिज़नेस में काफ़ी प्रतियोगिता है और चूँकि यह अप्रत्यक्ष बिजनेस है इसीलिए इसे बेचना मुश्किल है, परंतु अब मैं सीख रहा हूँ। और उसने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस अनुभव से उसकी काफ़ी ऊर्जा बाहर निकल जाती होगी, परंतु उसका जवाब था, नहीं, यह मेरे अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा है, बल्कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। हु इज़ हु इन अमेरिका में लोगों की जीवनियाँ पढ़ें और आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं उन्हें कई बार असफलता झेलनी पड़ी है। सफल लोगों के इस अभिजात्य समूह ने विरोध सहन किया, लोगों के ताने सहे, राह में बाधाएं और तकलीफ़ें झेली, असफलताओं का दौर झेला, व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा। महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें और आप यहाँ भी पाएंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे, या इसके बजाय ऐसा करें, अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पृष्ठभूमि जानें या अपने शहर के मेयर की या किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लें जिसे आप सचमुच सफल मानते हैं। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी असली बाधाएं पार की हैं और तब जाकर वह सफल हुआ है। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें। आइए देखें कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। मैंने व्यावसायिक एयरलाइनों के आंकड़े देखे जिनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। हवाई यात्रा आजकल बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटनाएं होती हैं। परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन CAA तत्काल जांच शुरू कर देता है कि दुर्घटना का कारण क्या था। मीलों दूर तक फैले मलबे को इकट्ठा किया जाता है। विशेषज्ञों का समूह यह विचार करता है कि क्या हुआ होगा जिस वजह से यह दुर्घटना हुई। गवाह और जिंदा बचे लोगों से बातचीत की जाती है। जाँच कई हफ्ते, कई महीने तक चलती है जब तक कि इस सवाल का जवाब न मिल जाए, यह दुर्घटना क्यों हुई। एक बार CAA को जवाब मिल जाता है तो तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो फिर कभी इस तरह की दुर्घटना ना होने पाए। अगर किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी दुर्घटना तो उसी तरह के दूसरे जहाज़ों में उस तकनीकी दोष को दूर किया जाता है। अगर कोई यंत्र दोषपूर्ण होता है तो उसमें सुधार किया जाता है। आधुनिक हवाई जहाज़ में हजारों सुरक्षा यंत्र CAA की इस तरह की जांचों के परिणाम स्वरूप तैयार हुए हैं। CAA के अध्ययन से हवाई यात्राओं पहले से ज़्यादा सुरक्षित होती जाती हैं। असफलताओं से सीखने की प्रेरणा इसी को कहते हैं। डॉक्टर्स भी असफलताओं के सारे बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर यह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह वे मानव शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगियां बचा पाते हैं। मेरा एक दोस्त सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो हर महीने अपने सेल्समैनों को यह बताने के लिए एक मीटिंग करता है कि वे कोई महत्वपूर्ण बिक्री क्यों नहीं कर पाए। ग्राहक और सेल्समैन के बीच की पूरी वार्ता का विश्लेषण किया जाता है और यह सीखा जाता है कि किस तरह भविष्य में ऐसी गलतियां ना की जाएं जिनसे असफलता मिली। यही सफल फुटबॉल कोच भी करते हैं जो जितने मैच हारते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैच जीतते हैं। वे भी अपनी टीम के साथ हर मैच का विश्लेषण करते हैं और खिलाड़ियों को उनकी गलतियां बताते हैं। कई कोच तो हर मैच की वीडियो फिल्म भी बनवाते हैं ताकि टीम अपनी आंखों के सामने अपनी गलत चालों को देख सके। इसका उद्देश्य है टीम अगला मैच बेहतर खेले। CAA के अधिकारी सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर, फुटबॉल कोच को हर क्षेत्र के प्रोफेशनल सफलता के इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लो। जब हम असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। प्रोफेसर जानते हैं कि फेल होने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से ही सफलता की उसकी संभावना पता चलती है। जब मैं डेट्रॉइट में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैंने एक सीनियर विद्यार्थी को फेल कर दिया था। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे विद्यार्थी को गहरा धक्का लगा। उसने ग्रेजुएशन
के बाद की योजनाएं बना ली थी और इस कारण उसकी हंसी उड़ना तय थी। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो वह 1 साल और पढ़कर परीक्षा पास करे या फिर वह बिना डिग्री लिए कॉलेज छोड़कर चला जाए। मुझे आशा था कि अपनी असफलता पर विद्यार्थी निराश होगा, शायद वह उत्तेजित भी हो। जब मैंने उसे यह समझाया कि वह असफल क्यों हुआ, तो उसने यह माना कि उसने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। परंतु उसने कहा, मेरा पिछला रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, आपने इसे ध्यान क्यों नहीं रखा। मैंने उसे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम हर साल का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। मैंने यह भी जोड़ा कि कठोर शैक्षणिक नियमों के चलते नंबर तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब जांचने वाले प्रोफेसर ने कोई गलती की हो। जब विद्यार्थी को यह पता चला कि उसके नंबर बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वह काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने कहा, प्रोफेसर, मैं आपको इस शहर के 50 लोगों के नाम गिना सकता हूं जो बेहद सफल हैं, पर वे कभी कॉलेज नहीं गए, न ही उनके पास कोई डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री का महत्व क्या है? परीक्षा में थोड़े खराब नंबर मिलने के कारण मुझे क्या मेरी डिग्री नहीं मिलेगी? भगवान का शुक्र है, उसने कहा, बाहर की दुनिया में लोग आप जैसे प्रोफेसरों की तरह नहीं सोचते। इस टिप्पणी के बाद मैं 45 सेकंड तक रुका। मैंने यह सीखा कि जब आपकी आलोचना हो तो वाकई से बचने का एक अच्छा तरीका जवाब देने में देरी करना है। फिर मैंने अपने विद्यार्थी से कहा, तुम्हारी ज़्यादातर बातें सही हैं। ऐसे कई बेहद सफल लोग हैं जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है, या जिन्होंने इस डिग्री का नाम तक नहीं सुना है। और यह तुम्हारे लिए भी संभव है कि तुम बिना डिग्री के जीवन में सफल हो जाओ। पूरे जीवन के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु फेल होने के प्रति तुम्हारे रवैये से बहुत फ़र्क पड़ता है। वह कैसे? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, बाहर की दुनिया में भी लोग आपको इसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम लोग देते हैं। वहाँ भी इस बात का महत्व होता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं। बाहर की दुनिया में भी कोई आपको घटिया काम करने के लिए प्रमोशन नहीं देगा, न ही आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर रुका ताकि उसे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दूं? अभी तुम बहुत निराश हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और अगर इस बात पर तुम उत्तेजित हुए तो मैंने इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अनुभव को सकारात्मक तरीके से लो। यह तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहते हैं। इस सबक को सीख लो और आज से 5 साल बाद जाकर तुम्हें यह एहसास होगा कि यह तुम्हारे द्वारा सीखी गई जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक है। मैं यह जानकर खुश हुआ कि कुछ ही दिनों बाद उस विद्यार्थी ने एक बार फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसके बाद वह खास तौर पर मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि हमारे पहले वाली मुलाकात ने उस पर गहरा असर डाला था और उसने इस चर्चा से बहुत कुछ सीखा था। आपके कोर्स में फेल हो जाने से मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने कहा। यह अजीब लगेगा प्रोफेसर, परंतु अब मैं खुश हूँ कि मैं पहली बार में पास नहीं हुआ। हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के सुनने के लिए आप हमारा वीडियो 11B देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए।